हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमेशा की तरह आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे और उस टॉपिक की किस प्रश्नावली पे और उस प्रश्नावली के किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 तक का हमने पिछली वीडियोस में सॉल्यूशन कर लिया था और यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आपको वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी, अर्थात आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो 10वां नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन अंतराल 0 to इनफाइनाइट में निरंतर वर्तमान है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो 10वें नंबर को लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन। ठीक है, तो क्या होगा f(x) बराबर log x, ये होगा हमारा लघुगणकीय फलन। क्योंकि यहाँ पर तो कुछ लिखा है नहीं है फलन के क्या है, लेकिन उसने सिर्फ इतना लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन अंतराल 0 to इनफाइनाइट में निरंतर वर्तमान है। ठीक है, तो इसका f' निकालते हैं और डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है। अब देखिए 0 to इनफाइनाइट यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे धनात्मक पूर्णांकी की बात हो रही है। अगर 0 वैल्यू रखते हैं x की प्लेस में, चूंकि x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट में f' ग्रेटर 0। अगर हम x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट में अगर गौर करते हैं ना, 0 से लेकर इनफाइनाइट के अंतराल की अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं ना, तो ये हमेशा क्या होगा f' 0 से बड़ा होगा। 0 to इनफाइनाइट यानी 0 से अनंत के बीच की अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं वो सारी की सारी धनात्मक होती है और x का कोई भी धनात्मक मान रखेंगे तो x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट में f' ग्रेटर 0, तो लिखेंगे अतः अंतराल 0 to इनफाइनाइट में लघुगणकीय फलन निरंतर वर्तमान होगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था यानी सिद्ध करना था। ठीक है ना, इस पे अंतराल में f' 0 से बड़ा निकला तो लिखेंगे अतः अंतराल 0 to इनफाइनाइट में लघुगणकीय फलन निरंतर वर्तमान होगा और ये हो गया हमारा सिद्ध। 11वें नंबर को देखते हैं। तो 11वें नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए -1 to 1 की -1 में (1) में जो f(x) हमारा जो फंक्शन दिया सिद्ध करना है कि ये जो फलन है ना f(x), इस प्रदत्त फलन पे क्या होगा, ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। थोड़ा सा मिसिंग लिखने में लग रहा है आई थिंक, लेकिन आप समझ लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। -1 से 1 में ये जो फलन दिया है सिद्ध करना है, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। अंतराल कौन सा, -1 to 1 में। ठीक है, तो f' बराबर x² माइनस का x प्लस का 1। f' फाइंड करते, सॉरी f(x) हमारा जो दे रहा है x² माइनस का x प्लस का 1, जो कि हमने फंक्शन लिख लिया। और अगर हमें चेक करना है वर्धमान या ह्रासमान तो f' निकालते हैं। f' निकालते हैं तो x² का 2x और x का कितना होता है 1 और 1 का होता है 0। तो f' बराबर 2x माइनस 1 और f' इक्वल 0 पर, क्योंकि हम एक बिंदु ज्ञात करते हैं, अंतराल अगर ज्ञात करते हैं तो इसका भी अंतराल ज्ञात कर लेते हैं। तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x बराबर 1, तो x इक्वल 1/2। और 1/2 जो है ना, 1/2 की अगर बात करते हैं ना, 1/2 इसी अंतराल के मिड में ही तो आएगा। ये -1 और ये 1 है और 1/2 यानी कि आधा। तो लिखते हैं, क्योंकि इसी अंतराल में बोला ना 1 से 1 पर, और 1/2 इसके बीच में आएगा। कितने अंतराल होगा, -1 से 1/2 और एक 1/2 से 1, है ना।
तो चेक करते हैं इनके बीच में जो वैल्यू आएगी ना 1/2 से छोटा और आएगा तो 1/4 लिख दिया जाएगा, ठीक है। और इससे और बड़ा अगर देख लिया जाए ना तो ये हो जाएगा आई थिंक 0.75 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके मिड में जो आएगा ये अगर गौर करें तो ये आधा है ना, ये 1/4 इससे भी छोटा हो गया और 3/4 तो 1/2 से ज़्यादा होता है। अगर सॉल्व करते हैं ना एक्चुअल अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 0.75 हो जाता है। इसको एक्चुअली में अगर सॉल्व करते हैं तो 0.25 हो जाता है। इसको अगर एक्चुअली सॉल्व करते हैं तो 0.5 होता है, यानी कि 0.5 के पहले 0.25, 0.5 के बाद में 0.75। तो इन दोनों के बीच में 1/4 और इन दोनों के बीच में 3/4, ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो f' चेक करते हैं, ठीक है। f' चेक करते हैं किस पे, 1/4 पे। तो 2 × 1/4 माइनस का 1 यानी 2, यानी 1/2 माइनस का 1 अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। और f' शो करते हैं या चेक करते हैं 3/4 पे। तो 2 × 3/4 माइनस का 1 2 यानी 1.5 है ना, माइनस का 1 यानी 0.5, ठीक है। ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर 0, ठीक है। तो इस पर क्या निकल रहा, इस अंतराल पे नेगेटिव और इस अंतराल पे क्या निकल रहा, पॉजिटिव, ठीक है। तो चेक करेंगे, अतः अंतराल -1/2 से 1/2 में फलन हाशमान एवं अंतराल 1/2 से 1 पर फलन वर्धमान है। अब हमने चेक किया ना इस अंतराल में फलन क्या है, हासमान भी और वर्धमान भी है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा कि ये जो अंतराल है ना इस पे ना तो वर्धमान है ना हासमान है। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण अंतराल -1 to 1 में फलन ना तो वर्धमान और ना ही हासमान है। अब प्रश्न ये रह रहा होगा कि सर ये तो फलन वर्धमान और हासमान दोनों निकला है, अच्छी बात है। इस अंतराल में 2 स्टेप निकल रहा है, वर्धमान भी फलन और हासमान। ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। एक अंतराल जो होता है ना उस अंतराल पे या तो फलन टोटल वर्धमान होना चाहिए या टोटल हासमान। और जब पॉजिटिव निगेटिव है यानी वर्धमान हासमान इस अंतराल पे -1 से 1 पे, देखो -1 से 1 पे एक जगह निगेटिव हो रहा है एक जगह पॉजिटिव, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर कभी भी एक संपूर्ण अंतराल इसकी बात की जाए, इस संपूर्ण अंतराल में फलन हमारा क्या है, वर्धमान भी है और हासमान भी है। और जब इस टाइप की कंडीशन मिलती है ना, क्योंकि इतने स्टेप पे क्या जा रहा है ये हासमान और इतने में क्या जा रहा वर्धमान, तो यही लिखेंगे अतः संपूर्ण, क्योंकि आधे में है वर्धमान और आधे में क्या है हासमान। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण अंतराल -1 से 1 में फलन ना तो वर्धमान और ना ही हासमान। और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12वें को। तो लिखा है कि निम्नलिखित में कौन से फलन 0 to π/2 में निरंतर हासमान है। तो चेक करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर लिखा है f(x) बराबर cos x। पहला नंबर यही तो है, जो फलन है f(x) बराबर कितना है cos x। और लिखते हैं f'(x) बराबर माइनस का sin x, ठीक है। तो देखेंगे चूंकि अंतराल 0 to π/2 में sin x ग्रेटर 0 बिल्कुल होता है। 0 to π/2 यानी 90, 0 to π/2 यानी 0 से 90 यानी प्रथम चतुर्थांश। तो लिखेंगे अर्थात
प्रथम चतुर्थांश में साइन एक्स धनात्मक होगा, परंतु अब यार ठीक है ना, धनात्मक है, चलिए ठीक है, हमने मान लिया ये पॉजिटिव है ना, लेकिन माइनस का चिन्ह, परंतु 0 to π/2 में एफ एक्स, जो एफ डैश एक्स है ना, वो क्या होगा, लेस देन 0। क्यों? क्योंकि साइन एक्स धनात्मक है, चलो ठीक है, धनात्मक है, लेकिन चिन्ह तो माइनस है ना, और चिन्ह माइनस का तो 0 से कम हो गया मान। तो हमने लिखा ना, अंतराल 0 to π में साइन एक्स ग्रेटर 0, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में साइन एक्स धनात्मक होगा, परंतु 0 to π/2 में एफ डैश एक्स जो होगा लेस देन 0। अतः अंतराल 0 to π/2 में फलन cos x निरंतर ह्रासमान होगा। निरंतर क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा नंबर देखते हैं, एफ एक्स बराबर cos 2x, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं तो कितना होगा, साइन 2x, वो भी माइनस का, और 2x का पुनः अवकलन तो 2, एफ डैश एक्स कितना निकलेगा, माइनस का 2 साइन 2x। ठीक है, चूँकि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तब 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x बिलोंग्स टू, मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 0 to π, 0 to π, पहला और दूसरा चतुर्थांश है कि नहीं। अतः अंतराल, क्योंकि अगर 2x देखें तो 0 to π का मतलब है पहले से दूसरा चतुर्थांश, पहला और दूसरा 0 to π, यानी 0 से 180 पे पहला और दूसरा दोनों आ गए। अतः अंतराल लिखेंगे यही 0 to π/2 में साइन 2x ग्रेटर 0 एवं एफ डैश एक्स लेस देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा लेकिन चिन्ह तो माइनस का ना, तो क्या लिखेंगे, एवं एफ डैश एक्स लेस देन 0, माइनस चिन्ह के कारण ये क्या होगा, एफ डैश 0 से कम, तो लिखेंगे अतः अंतराल 0 to π/2 में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर, जो कि लिखा है cos 3x, cos 3x, तो इसको भी लिखते हैं एफ एक्स बराबर cos 3x, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं बेटा, तो कितना निकलेगा, माइनस का साइन 3x, परंतु 3x का पुनः अवकलन तो 3 हो जाएगा। अब देखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तब ये 3x है ना, तब 3x बिलोंग्स टू 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 π/2, यानी 0 से ऐसा लिख सकते हैं, और 3 π/2 यानी कि 270, है ना। तब 3x बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to 3 π/2, या 3x बिलोंग्स टू 0 से 270, और 0 से अगर 270 कोऑर्डिनेट पे चलते हैं तो प्रथम चतुर्थांश यानी कि 0 से 90 पे साइन वाला पार्ट धनात्मक होगा, और 90 से 180 पे साइन क्या होता है, धनात्मक, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो चेक करेंगे, अतः यहाँ पर दो कंडीशन, अतः प्रथम एवं द्वितीय चतुर्थांश में साइन 3x ग्रेटर 0, तब एफ डैश एक्स लेस देन 0, क्योंकि अगर ये 0 से बड़ा है यानी साइन 3x क्या हो गया, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तब एफ डैश एक्स चूँकि माइनस के चिन्ह के कारण क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अतः प्रथम एवं द्वितीय चतुर्थांश में फलन
निरंतर वर्धमान होगा। और बी नंबर देखते हैं, एवं तृतीय चतुर्थांश में साइन 3x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। क्यों? तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है? ऋणात्मक। तो साइन 3x लेस देन 0 मतलब ऋणात्मक होगा। अतः और जब ये ऋणात्मक होगा तो ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह क्या हो जाएगा? धनात्मक। तब एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। अतः तृतीय चतुर्थांश में फलन निरंतर, सॉरी ये आसमान था, आसमान होगा, फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऋण का होगा और ऑलरेडी ऋण का चिन्ह है, ऋण और ऋण धन हो जाएंगे, तो लिखेंगे अतः एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, अतः तृतीय चतुर्थांश में फलन निरंतर वर्धमान होगा। मतलब इस फलन की बात करें ना तो इस अंतराल में ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, यानी वर्धमान भी होगा, ह्रासमान भी होगा, दोनों चीज़ होंगी। अब चौथा नंबर देखते हैं। तो एफ एक्स बराबर कितना लिखा है? 10x है ना। तो एफ डैश एक्स कितना निकलेगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखेंगे अतः अंतराल 0 to π/2 में सेक एक्स ग्रेटर 0 अर्थात एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। तो अगर एफ एक्स बराबर 10x था तो एफ डैश एक्स कितना निकलेगा? सेक स्क्वायर एक्स। और अंतराल अगर 0 to π/2 पे देखेंगे, जो सेक एक्स है प्रथम चतुर्थांश में आएगा, में सेक एक्स ग्रेटर 0 होगा अर्थात एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। जब ओनली सेक एक्स 0 है तो उसका इसको सॉरी ग्रेटर मतलब 0 है, सेक एक्स क्या है? 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है, तो स्क्वायर भी धनात्मक होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया कि सेक एक्स ग्रेटर 0 अर्थात एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, अतः अंतराल 0 to π/2 में फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, ये चेक हो गया। तो पहले पे हमें निरंतर ह्रासमान और दूसरे में भी निरंतर ह्रासमान दिखा, तीसरे में हमें निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान दोनों स्थिति देखी, जबकि चौथे में क्या निकला हमारा फलन? निरंतर वर्धमान। ठीक है, वीडियो नोट कर लीजिए।